हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का और क्लास 7 का फिजिक्स सब्जेक्ट को देखेंगे आज को हम लोग, जिसमें क्लास 6 का प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, गति एवं दूरी के मापन के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा तथा परिपथ, लास्ट में हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 का फिजिक्स में गति, दूरी एवं समय के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उष्मा, लास्ट में हम लोग विद्युत धारा एवं इनके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। आप सबों को पता चल ही गया होगा कि TRE 4 का वैकेंसी आने वाली है और जिनकी परीक्षा अक्टूबर में होने वाली है। कब? अक्टूबर में होने वाली है, जिनमें सीटों की संख्या काफी कम देखने को मिल रहा है। मात्र 32,388 पद देखने को मिल रहा है TRE 4 में। अगर आप चाहते हैं कि TRE 4 में सिलेक्शन हो तो अभी से ही भीड़ से हटकर तैयारी में लग जाएं और एक सीट अपना कंफर्म कर लें। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि चंद्रमा क्या है? दीप्त वस्तु है, अदीप्त वस्तु है या तो फिर पारदर्शी वस्तु है। अदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसका अपना खुद का प्रकाश ना हो, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसका खुद का प्रकाश हो, जैसे सूर्य, तारा, ये सभी क्या है? दीप्त वस्तु है। और दीप्त के अंदर क्या आ जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से वो चमक रहा है, तो क्या कहलाएगा? चंद्रमा क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तु। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है कि छाया क्या है? रंगीन होती है, काली होती है, दीप्त होती है या तो फिर प्रकाश की दिशा को बदल देती है। छाया जो होती है वो कैसा होता है? ये काली होती है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली। छाया कैसा होता है? काला होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है? आसानी से पार कर जाता है उसको क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पारदर्शी। जिसमें आसानी से प्रकाश पार ना हो उसे क्या कहा जाता है? अपारदर्शी कहा जाता है। और जिन वस्तुओं के आर पार पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? पारभासी कहा जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि प्रकाश आर पार नहीं दिखाई देता है। पारभासी वस्तु में, पारदर्शी वस्तु में, अपारदर्शी वस्तु में। प्रकाश आर पार कब नहीं दिखाई देता है? अपारदर्शी वस्तु में। पारदर्शी वस्तु में तो कोई भी वस्तु आसानी से हम देख सकते हैं। पारभासी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कि पारभासी वस्तु क्या है? कागज, गत्ता, तेल लगा हुआ कागज या तो फिर सफेद कागज। तो क्या हो जाएगा? पारभासी किसे कहा जाता है? जिससे स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा? तेल लगा हुआ गत्ता। तेल लगा हुआ गत्ता या तो कागज जिस पे रहता है, तो उस पे से यदि तेल लगा हुआ गत्ता इस पे तेल लगा देते हैं, यदि हम प्रकाश इससे पार करेंगे तो ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा? पारभासी में क्या उदाहरण इसका हो जाएगा? तेल लगा हुआ गत्ता। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि किसी वस्तु को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें क्या जरूरी है? प्रकाश। प्रकाश गमन करता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा। प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन नहीं करता है, ना उल्टी रेखा में गमन करता है। हर समय वो कैसे? सीधी रेखा में गमन करता है। छाया बनने के लिए आवश्यक है। कोई भी चीज की छाया बनने के लिए आवश्यक क्या है? केवल प्रकाश स्रोत, केवल अवरोध यानी रुकावट पैदा करना उससे होता है, या तो फिर केवल पर्दे से, या तो इनमें से सभी से। छाया जो है प्रकाश से भी बनता है। कोई भी चीज बीच में रुकावट आता है तब जाके छाया बनती है, और कोई पर्दे के आने से भी छाया बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से बनता है। रंगीन वस्तु की छाया कैसी होती है? कोई भी रंगीन वस्तु की छाया कैसे बनती है? काला बनता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, कोई भी रंगीन वस्तु जैसे हरा, लाल, ब्लू, और इसका जब हम शैडो बनाते हैं, छाया बनाते हैं, तो कैसे बनता है? ये काली बनती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता है, क्योंकि वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है। इसे कहते हैं प्रकाश कहते हैं, छाया कहते हैं, प्रतिछाया कहते हैं, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वो क्या बनाता है? वो छाया बनाता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं क्या बन रहा है? यहाँ पे छाया बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छाया। क्वेश्चन नंबर 11,
दीप्त वस्तु क्या कहलाता है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिसका अपना उष्मा हो, प्रकाश हो, उसको क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। और जो उष्मा उत्सर्जित ना करे उसको क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रकाश उत्सर्जित करता है। दीप्त वस्तु क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि दीप्त वस्तु क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह या तो फिर तारे। पृथ्वी के पास अपना उष्मा नहीं होता है तो ये दीप्त वस्तु नहीं होगा। चंद्रमा के भी पास अपना उष्मा नहीं रहता है तो भी ये दीप्त वस्तु नहीं है। ग्रह की बात करें तो सभी ग्रह के पास अपना उष्मा नहीं रहता है तो ग्रह भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तारे के पास अपना उष्मा होता है तो ये क्या कहलाएगा? दीप्त वस्तुएं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अदीप्त वस्तु क्या काली होती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, या तो फिर क्या है? प्रकाश को परावर्तित करती है। अदीप्त वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन में दिया है कि अदीप्त वस्तु क्या कहलाती है? सूर्य, तारे, चंद्रमा या तो फिर इनमें से सभी। अदीप्त वस्तु, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है तो ये क्या कहलाएगा? दीप्त वस्तु। तारे के भी पास अपना प्रकाश होता है तो ये भी क्या कहलाएगा? दीप्त वस्तुएं। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंद्रमा। और दीप्त वस्तु क्या है? चंद्रमा। अब हम लोग गति एवं दूरियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 में दिया है एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण वितरण के लिए आवश्यक होता है मात्रक या संख्या या तो फिर ये दोनों का। परिमाण के लिए मात्रक की भी आवश्यकता होती है और संख्या की भी आवश्यकता होती है। ये दोनों की आवश्यकता होती है एक परिमाण के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, मापन मुख्य रूप में एक प्रक्रिया है किसकी? बदलने की, गणना करने की, तुलना करने की या तो फिर ऑप्शन डी में दिया अंतर स्पष्ट करने के लिए। मापन जो होता है उससे तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। कोई भी चीज का मापन क्या दर्शाता है? तुलना करने को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, गतिशील वस्तुएं का उदाहरण नहीं है घड़ी की सुई, उड़ती हुई चिड़िया, चींटी का गति या तो फिर घड़ी। तो क्या है? गतिशील वस्तु के उदाहरण क्या है? घड़ी नहीं है। बाद बाकी जितना भी है ये तमाम चीज ये गतिशील वस्तुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति गति का क्या उदाहरण है? लोलक की गति, बजते तबलों की पृष्ठ गति, झूला झूलते बच्चों की गति या तो फिर इनमें से सभी। आवर्त गति किसे कहते हैं? जब कोई भी वस्तु निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराता हो तो उसे क्या कहा जाता है? आवर्त गति कहा जाता है। यहाँ पे झूला झूलने का ये बार बार दोहरा रहा है तो क्या कहलाएगा? आवर्त गति कहलाएगा। लोलक यानी पेंडुलम जो घड़ी का रहता है वो भी क्या बार बार दोहराता है, ये वो भी लोलक की गति, ये भी क्या होगा? आवर्त गति होगा। बजते तबलों के पृष्ठ गति ये भी क्या हो जाएगा? आवर्त गति। तो ये सभी क्या हो जाएगा? आवर्त गति का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, उड़ता हुआ पतंग किस प्रकार की गति करता है? सरल रेखीय, वक्र रेखीय, घूर्णी या तो फिर वृत्ताकार। उड़ता हुआ पतंग वो सरल रेखा में गति नहीं करता है क्योंकि सरल रेखा में कौन गति करता है? प्रकाश। वक्र रेखीय गति, वक्र रेखीय गति उसे कहता है जो कर्व टाइप का एक गति के रूप में मूव करता है। घूर्णी गति जो लट्टू जो होता है वो घूर्णन टाइप का, घूर्णी टाइप का वो घूरता है तो ये क्या कहलाएगा? घूर्णी गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति को हम घूर्णी गति भी कह सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पतंग, उड़ता हुआ पतंग वो किस प्रकार का गति करता है। कोई भी बच्चा यहाँ पे पकड़ के कोई पतंग को उड़ा रहा होगा तो वो किस टाइप का गति कर रहा है? पतंग वक्राकार यानी वक्र रेखा में ये गति करता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। वक्र रेखा में पतंग गति कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, नाचते हुए लट्टू की गति करता है। नाचते हुए लट्टू की गति कैसा करता है? घूर्णी गति करता है यानी घूर्णन टाइप का गति करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
आवर्त गति का उदाहरण क्या हो जाएगा? झूला झूलता हुआ बच्चा, लोलक का गति, ये तमाम क्या हो जाएगा? आवर्त गति हो जाएगा। रेखीय गति यानी एक सीध में चलता है तो क्या कहलाएगा? वो रेखीय गति कहलाएगा, जैसे प्रकाश की किरणें। क्वेश्चन नंबर 9, मकान की छत से सीधे नीचे गिराए गए पत्थर की गति कैसी होगी? वक्र रेखा में होगी, सरल रेखीय होगी, वृत्तीय होगी, या तो फिर घूर्णी होगी, यानी घूर्णन टाइप का गिरते हुए कोई भी पत्थर को छत से हम गिराएंगे तो वो कैसा होगा? सरल रेखीय होगी। कोई भी पत्थर को हम छत से जब हम गिराते हैं तो वो कैसा उसका रेखा बनता है? किस टाइप का रेखा में वो गमन करता है? सरल रेखा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, घड़ी के पेंडुलम की गति किस टाइप का घड़ी की पेंडुलम की गति करता है? वृत्ताकार ये गति कर रहा है? नहीं। घूर्णी टाइप का, घूर्णी यानी चारों बगल ये घूम रहा है? नहीं। आवर्त गति कर रहा है। क्या कैसा गति कर रहा है? ये आवर्त टाइप का गति कर रहा है। और आवर्त गति उसे कहते हैं जब किसी वस्तु के निश्चित अंतराल में बार बार दोहराया जाता है। जब किसी वस्तु के निश्चित अंतराल में बार बार दोहराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आवर्त गति कहा जाता है। सरल रेखीय गति, जो एक सीध में चलता है तो उसको क्या कहा जाता है? सरल रेखीय गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घड़ी की पेंडुलम की गति क्या हो जाएगा? आवर्त गति कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकेंड किसका मात्रक है? क्वेश्चन में दिया है कि सेकेंड जो है किसका मात्रक है? वो समय का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 10 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा तथा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत है? विद्युत तार, स्विच, सेल, बल्ब। विद्युत स्रोत मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि स्रोत जहां से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। क्या विद्युत उत्पन्न तार से किया जा सकता है? नहीं। स्विच से? नहीं। सेल से किया जा सकता है। विद्युत का स्रोत क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। बल्ब से भी विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल। क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है? प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, हवा, या तो फिर तांबा। विद्युत चालक उन्हें कहते हैं जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उससे क्या कहते हैं? विद्युत चालक। जिससे धारा प्रवाहित होता है। क्या प्लास्टिक में धारा प्रवाहित होगा? नहीं। सूखी लकड़ी में भी धारा प्रवाहित नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। हवा में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तांबा में, कॉपर में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी है? विद्युत रोधी उन्हें कहते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अशुद्ध जल, नींबू का रस, रबड़, या तो फिर लोहे की कील। जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? रबड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबड़। रबड़ में धारा प्रवाहित नहीं होता है। अशुद्ध जल में भी धारा प्रवाहित होता है। नींबू का रस में भी धारा प्रवाहित होता है। रबड़ में धारा प्रवाहित नहीं होता है। लोहे की कील में भी धारा प्रवाहित होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। रबड़ में धारा प्रवाहित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, उन युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं और भंग करने में उपयोग की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? सॉकेट, सेल, विद्युत तार, या तो फिर स्विच। यानी ऑन ऑफ का कार्य कौन करता है? स्विच करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 2 सेल से बनी बैटरी में एक सेल का धन सिरा तथा दूसरे सेल का धन सिरा से जुड़ा रहता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक सेल का धन सिरा तथा दूसरे सेल का ऋण सिरा से जुड़ा रहता है। एक सेल का पॉजिटिव और दूसरे सेल का निगेटिव से जुड़ा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। दोनों निगेटिव नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि सेल के धातु की टोपी वाले सिरे के निकट कैसा चार्ज रहता है?
पॉजिटिव रहता है या तो फिर निगेटिव रहता है। इसका टोपी ये है और इसके जस्ट नीचे में कैसा रहता है, पॉजिटिव यानी धन, यानी धनात्मक चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सेल में भारी मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। सेल में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सेल में टर्मिनल होता है, एक होता है, दो होता है, तीन या तो चार। इसमें कितना टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और दूसरा एक निगेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत नहीं है जिससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। बैटरी, इससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जनरेटर से भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। सेल से भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जब एक सेल रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, सेल। जब दो सेल को मिला दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, बैटरी कहा जाएगा। तो उससे भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। टॉर्च से विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्च, जिससे हम विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है, यानी जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो। लकड़ी, लकड़ी क्या है, विद्युत का कुचालक है। तांबा विद्युत का क्या है, सुचालक है। एल्युमिनियम भी विद्युत का सुचालक। जल भी विद्युत का सुचालक है, जिससे धारा प्रवाहित हो सकता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 में दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का कुचालक है। अशुद्ध जल, यानी जल में भी धारा प्रवाहित होता है। नींबू का रस में भी धारा प्रवाहित होता है। माचिस की तिल्ली, यानी ये लकड़ी है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माचिस की तिल्ली। चांदी, इसमें भी धारा प्रवाहित होता है। हवा विद्युत का क्या है, चालक है, कुचालक है, या तो फिर कभी चालक या कभी कुचालक, या तो इनमें से सभी। हवा में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुचालक है। हवा क्या है, विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है कि विद्युत तार का बाहरी आवरण किससे बना रहता है। कुचालक पदार्थ से, सुचालक पदार्थ से, या तो फिर इनमें से दोनों। यदि विद्युत के तार ऊपरी परत को कुचालक से बना दिया जाए तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। यदि सुचालक से बनाया जाए तो उसमें करंट फ्लो कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुचालक, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो। इसलिए विद्युत तार के ऊपरी बाहरी आवरण को क्या बनाया जाता है, कुचालक पदार्थ से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए अब हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि क्या होता है जब हथौड़ा से चुंबक को पीटता है। तो उसमें क्या होता है, चुंबकत्व बढ़ जाता है, चुंबकत्व खत्म हो जाता है, उसका ध्रुव बदल जाता है, या तो फिर कुछ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकत्व खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रुकता है, किस दिशा में वो रुकता है। हमेशा वो नॉर्थ और साउथ पोल में जाके वो रुकता है। तो कौन सा दिशा में हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है चुंबक निम्न में से किन चीजों से बना, लोहा से बना होता है, निकेल से बना होता है, और फिर तीसरा कोबाल्ट से बना होता है। ये तीन चीज मिलकर क्या का निर्माण करता है, एक चुंबक का निर्माण करता है। ये तीन चीजों से मिलाकर एक चुंबक का निर्माण करता है, जो कि ऑप्शन में इसमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे निकेल नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबक किन किन चीजों से बनता है, लोहा से बनता है, निकेल से बनता है और कोबाल्ट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। दिशा ज्ञात करने का कौन सा यंत्र हो जाएगा, कंपास। कंपास जो होता है ये दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान।
स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की दाब। कंपास से क्या मापा जाता है? दिशा ज्ञात किया जाता है कंपास से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु चुंबक से हटाया या उठाया जा सकता है? कौन सी वस्तु को चुंबक से हटाया या तो फिर उठाया जा सकता है? हेयर पिन, हेयर पिन को चुंबक से आसानी से उठाया जा सकता है। तांबा को उठाया नहीं जा सकता है, छल्ला को, इसको भी उठाया नहीं जा सकता है, शीशा को भी नहीं उठाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हेयर पिन। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए चुंबक में सबसे कमजोर चुंबकत्व वाला भाग कौन सा होगा? सबसे कमजोर चुंबकत्व वाला भाग जो ऊपर का जो सिरा होता है वो सबसे कमजोर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी डी जो है सबसे ऊपर वाली भाग वो सबसे कमजोर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि नीचे दिए गए पेचकस में कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता है? कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता है? ए, ये चुंबक का गुण इसमें आ सकता है, बी में भी चुंबक का गुण आ सकता है, सी में भी चुंबक का गुण आ सकता है, लेकिन डी वाला ऑप्शन जो है इसमें चुंबक, ये वाला पार्ट में चुंबक का गुण नहीं आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए चुंबकों के जोड़ों में से कौन सा एक दूसरे को आकर्षित करता है? कौन सा एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। समान ध्रुव जब रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो विकर्षण करता है। कैसा करता है? विकर्षण करेगा। और जब असमान रहेगा तो वो क्या करेगा? आकर्षण करेगा। जब असमान रहेगा, यहाँ पे भी क्या है? समान है, समान ध्रुव है, तो ये क्या कहलाएगा? विकर्षण करेगा। और समान ध्रुव यहाँ पे भी, इस वाले चित्र में भी समान ध्रुव है, सेम पोल है, तो यहाँ पे क्या होगा? विकर्षण होगा। क्या होगा? यहाँ पे विकर्षण होगा। यहाँ पे क्या है? असमान ध्रुव है, यानी असमान ध्रुव यहाँ पे क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा, यहाँ पे आकर्षित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस में चुंबक का उपयोग किया जाता है? शर्ट का बटन में चुंबक का उपयोग किया जाता है, हथौड़ा में, कैन ओपनर में, या तो फिर मेज की दराज में। तो क्या हो जाएगा? मेज की दराज में चुंबक का उपयोग किया जाता है, खींचने या तो फिर लगाने के तौर पे चुंबक का इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबक के ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी जो है चुंबकीय पदार्थ है। यही तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? एक चुंबक का निर्माण होता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों से मिलाकर चुंबकीय का निर्माण किया जाता है। ये सभी जो है ये कृत्रिम चुंबक है, ये खुद मनुष्य इसको बनाता है। लेकिन प्राकृतिक चुंबक का बात करें तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। ये क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। क्वेश्चन नंबर 12, अचुंबकीय पदार्थ लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ। सोना, सोना क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों क्या है? चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन सोना जो होता है वो अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अचुंबकीय पदार्थ सोना। किसी चुंबक में होता है आकर्षण, विकर्षण, या तो फिर दोनों होता है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। एक चुंबक में क्या होता है? आकर्षित भी होता है वो, और विकर्षण भी होता है। 13 नंबर का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोनों हो जाएगा। 14 नंबर में दिया है क्या? एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करता है। एक विशाल चुंबक की भांति कौन कार्य करता है? हमारा पृथ्वी। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, चुंबक का वह भाग जहां पे चुंबकीय गुण अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 8 में, समान ध्रुव जो होता है वो क्या करता है? विकर्षित करता है, लेकिन असमान ध्रुव जो होता है वो क्या करता है? वो आकर्षित करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है? चुंबक किसको आकर्षित करता है अपनी ओर? लकड़ी को क्या आकर्षित करेगा? नहीं। प्लास्टिक को आकर्षित करेगा? नहीं। कांच को, इसको भी आकर्षित नहीं करेगा।
लोहा को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। कौन? चुंबक। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया है कि बेलनाकार चुंबक में होता है, और कोई भी एक चुंबक है उसमें वो बेलनाकार है, उसमें क्या क्या हो सकता है, एक नॉर्थ पोल हो सकता है, एक साउथ पोल हो सकता है। तो इसमें दो ध्रुव हो सकता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? दो ध्रुव हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है, यानी विकर्षित होता है। आकर्षण कभी नहीं होगा। विकर्षण या तो फिर आकर्षण, ये भी कभी नहीं होगा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी विकर्षण करेगा। समान ध्रुव जो है विकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण या तो विकर्षण, दोनों एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, चुंबक के दो असमान ध्रुवों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। दो असमान हो रहा है, यहाँ पे असमान हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आकर्षित करेगा। जब यहाँ ये वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर 18 में, यहाँ पे दो समान था, तो ये क्या कर रहा है? विकर्षण, प्रतिकर्षण कर रहा है यहाँ पे। और जब असमान रहेगा तो वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा एक दूसरे को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हम लोग क्लास 7 का फिजिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग गति, दूरी एवं समय के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उष्मा, लास्ट में हम लोग विद्युत धारा और इनके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल की परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, वो क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल। और चाल कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। कैसी राशि होता है? ये अदिश राशि होता है चाल। और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है चाल का मात्रक? मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाल का मूल मात्रक क्या है, तो चाल का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? दूरी बराबर चाल बटा समय, ये नहीं, ये गलत होता है। दूरी बराबर समय बटा चाल, ये भी गलत है। दूरी बराबर चाल गुना समय, ये सही है। दूरी बराबर 1 बटा चाल गुना समय, ये भी गलत होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, सरल लोलक की गति क्या होता है? सरल लोलक की गति, पेंडुलम की गति क्या होता है? ये किस टाइप का गति करता है? ये आवर्त गति करता है। कैसा गति करता है? ये आवर्त गति करता है। आवर्त गति का परिभाषा क्या होता है? कोई भी वस्तु किसी निश्चित अंतराल में बार बार दोहराता है। किसी निश्चित अंतराल में बार बार दोहराने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आवर्त गति कहा जाता है। यहाँ पे ये लोलक जो होता है, पेंडुलम ये होता है, ये बार बार गति करता है। ये क्या करता है? ये बार बार गति करता है। एक बार इधर जाता है तो फिर एक बार इधर जाता है। तो निश्चित एक समय अंतराल में बार बार वही गति को क्या करता है? ये दोहराता है। तो ये इस गति को क्या कहता है? आवर्त गति कहता है। रेखीय गति, रेखीय गति उसे कहते हैं जो एक सीध रेखा में चलता है। वृत्तीय गति यानी घूर्णी गति, घूर्णन टाइप का ये गति करता है। एक समान गति, सरल लोलक की गति क्या हो जाएगा? आवर्त गति क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आवर्त गति हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दूरी का मूल मात्रक क्या होता है? दूरी का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, दो शहर के बीच की दूरी किस मात्रक से मापते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर होगा? नहीं, कोई भी दो शहर के बीच की दूरी को किससे मापते हैं? किलोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? किलोमीटर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, धूप घड़ी यंत्र से मापा जाता है। धूप घड़ी यंत्र से क्या मापा जाता है? चाल मापा जाता है? नहीं। दूरी मापा जाता है? नहीं। समय मापा जाता है। क्या मापा जाता है? समय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, समय मापा जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। वही बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? किसी वाहन द्वारा तात्कालिक चाल मापा जाता है। एमिनोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति। ओडोमीटर से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, ये ओडोमीटर। आइए अब हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, इसमें से कौन सा दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से
बड़े आकार में होता है। पूछ रहा है कौन सा ऐसा दर्पण होता है या लेंस होता है जो बनाया गया प्रतिबिंब आभासी हो तथा वस्तु से बड़ा हो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये वाला क्या है, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। यानी कोई भी छोटी चीजों को देखने में ये क्या करता है, छोटी वस्तुओं को, छोटी चीजों को, छोटी अक्षरों को देखने में क्या करता है, ये सहायता करता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ये किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अगर आप दर्पण की ओर 1 सेंटीमीटर आते हैं तो आपके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे कौन सा दर्पण के बारे में जिक्र कर रहा है, समतल दर्पण के बारे में। ये कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण है। यदि हम समतल दर्पण में 1 सेंटीमीटर दर्पण की ओर जाते हैं तो प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर दर्पण की ओर आएगा। 1 सेंटीमीटर हम गए, 1 सेंटीमीटर ये दर्पण की ओर से आया, तो कितना सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, 2 सेंटीमीटर। और बीच की दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर। यदि हम 8 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 6 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में जो दिया है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण या तो फिर उत्तल दर्पण में। ये तीनों प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ये तीनों प्रकार के, समतल दर्पण में भी मिलता है आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी। ये तीनों प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के, यानी सभी प्रकार के दर्पणों में। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है। ये किस टाइप का दर्पण रखेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो ये किस टाइप का दर्पण होना चाहिए, उत्तल दर्पण होना चाहिए। कैसा दर्पण होना चाहिए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी में जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा। ये उत्तल दर्पण है और इसमें से किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। यदि ये उत्तल दर्पण रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। किससे मापा जाता है, अभी हमने इसको देखा था, ओडोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्धन शीशे से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आवर्धन शीशे में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, किस दर्पण या किस लेंस का उपयोग किया जाता है ये आवर्धन शीशा में। तो इसमें से किसका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसमें, समतल दर्पण में। खासकर समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश गमन करता है। प्रकाश कैसा गमन करता है, वक्र रेखा में गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन करता है, नहीं, सीधा रेखा में गमन करता है। कैसे, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यदि आपतित किरण तथा ये कौन सा किरण है, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है ये। और ये कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है। और ये क्या है, अभिलंब। यदि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच
ये क्या बनेगा, ये आपतन कोण बनेगा। ये क्या बनेगा, आपतन कोण। तो इसको आई से हम डिनोट कर लेते हैं। और दूसरी ओर परावर्तित किरण, ये किरण क्या कर रहा है, ये जा रहा है। ये क्या कर रहा है, किरण समतल दर्पण से टकरा कर वापस जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से आपतित किरण के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इसको परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको परावर्तन कोण। इस आर से हम डिनोट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कर रहा है, प्रकाश की दिशा को बदलने का काम कर रहा है। प्रकाश का दिशा क्या कर रहा है, ये एक आपतित किरण यहां से आ रहा है, फिर ये वापस टकरा के समतल दर्पण से ये वापस चला जा रहा है। तो क्या कर रहा है, ये बदलने की दिशा का काम कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की दिशा को बदलने का काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी पर्दे से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्दे के पीछे नहीं होगा, ना आगे होगा, ना हमेशा सीधा भी होगा, किसी से नहीं होगा, पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब क्या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखे थे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के आकार से बड़ा होता है और छोटा होता है। क्या होता है, वस्तु के आकार से बड़ा होता है और छोटा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है कि उत्तल दर्पण में कैसा दर्पण होना चाहिए। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल लेंस, यहां पे क्या पूछ रहा है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या बना था, वस्तु के आकार से छोटा बना था, लेकिन उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा भी बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा, यानी इसमें से सभी बनेगा। उत्तल लेंस में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम लोग पढ़ेंगे उष्मा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दिया है कि इनमें से क्या उष्मा रोधी है। उष्मा रोधी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या लोहा है उष्मा रोधी, नहीं। सोना नहीं, चांदी नहीं, प्लास्टिक है। क्या है, प्लास्टिक। उष्मा रोधी क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक खाना पकाने का बर्तन कैसा होता है, ये काला होता है। क्यों, क्योंकि काले बर्तन अधिक गर्मी अवशोषित करता है। क्या करता है, अधिक गर्मी को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे की एक गोली को 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। लोहे की कोई एक गोली है, उसको 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसके बाद उसे पानी से एक भरे मग में गिरा दिया जाता है और पानी का भी तापमान कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उष्मा का प्रभाव क्या रहेगा। ऑप्शन ए में दिया है कि लोहे की गोली से पानी की गोली की ओर उष्मा होगा, नहीं, ये गलत होगा। ऑप्शन बी में दिया है कि लोहे से पानी की गोली की ओर उष्मा होगा, यह भी गलत है। लोहे की गोली से पानी की गोली की ओर उष्मा नहीं होगा, यह भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया है कि किसी भी दिशा में नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसी भी दिशा में ये नहीं रहेगा। राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है कि ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। तो ये किस विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है। किसी ठोस में उष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। चालनता यानी चालन विधि वह प्रक्रिया है जिसमें उष्मा किसी वस्तु का गर्म सिरे से ठंडा सिरे की ओर स्थानांतरित होता है। गर्म सिरे से, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, गर्म सिरे से
ठंडा सिरे की ओर स्थानांतरित होता है तो उसको क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। विकिरण विधि उसको कहते हैं जिसमें से बीज के माध्यम के बिना, यानी बीज के माध्यम के बिना गर्म किया गया ऊष्मा का संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसको क्या कहता है, विकिरण विधि। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो रहा है तो ये क्या है, संवहन हो जाएगा। संवहन विधि द्वारा इसको स्थानांतरित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, विकिरण विधि के द्वारा। विकिरण विधि वह प्रक्रिया है जिसमें बीज के माध्यम के बिना, कोई भी बीज के माध्यम के बिना गर्म के ऊष्मा का संचारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसको कौन सा विधि कहते हैं, विकिरण विधि। और इसमें से कोई भी किसी का माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, ये डायरेक्ट जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी भी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, विकिरण विधि में। कौन सा विधि में, विकिरण विधि में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 8, ताप और ऊष्मा में क्या संबंध है। टेम्परेचर और हीट क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। एक दूसरे से क्या है, कैसा है, ये संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि हमारे शरीर का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर विद्युत धारा और उनके प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बल्ब के तंतु किस पदार्थ के बने होते हैं। किस पदार्थ का ये बना होता है, बल्ब का जो तंतु होता है, ये भीतर वाला भाग, ये किस पदार्थ का बना होता है। तो ये किससे बना होता है, टंगस्टन के बना होता है, टंगस्टन के बना होता है। क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है कि किसी चालक तार में विद्युत प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, या तो फिर तार के पदार्थ की प्रक्रिया पर। इनमें से सभी, ये प्रक्रिया सभी पे ये निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तार की लंबाई पर भी ये निर्भर करता है, इसके मोटाई पर भी निर्भर करता है, इसकी तार की पदार्थ की प्रक्रिया पर भी ये निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 3, गीजर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इसमें से किस प्रकार का ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, ऊष्मीय ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। किसका, ऊष्मीय ऊष्मा का। किसमें, गीजर में ऊष्मीय प्रभाव का इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एमसीबी क्या होता है। ये वाला चीज क्या है, एमसीबी। ये किस प्रकार का ये कार्य करता है, ये क्या है, ये एक फ्यूज है, स्विच है, बल्ब है, या तो सॉकेट है। क्या ये फ्यूज होगा, स्विच होगा, बल्ब, या तो फिर एक सॉकेट है। ये एमसीबी क्या होता है, ये ऑन ऑफ करने का ये कार्य करता है। तो क्या है, एक स्विच है। क्या है, एक प्रकार का एक स्विच है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करता है। कैसा, ये चुंबकीय प्रभाव पे ये घंटी काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। कितना, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे ये काम करता है। कौन, विद्युत घंटी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रभाव से प्रकाश उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, या तो फिर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये सभी हो जाएगा। उत्सर्जित, प्रकाश उत्सर्जित भी हो, ऊष्मा उत्सर्जित भी हो सकती है, या तो इनके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत फ्यूज का तार बना होता है, किससे बना होता है। विद्युत फ्यूज का तार तांबे से नहीं बना होता है, ना टीन से बना होता है, ये दोनों का मिश्रण से बना रहता है। तो तांबे और टीन के मिश्र धातु से ये बना रहता है। ये फ्यूज वाला तार है, ये किससे बना रहता है, तांबे और टीन से बना रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
विद्युत चुम्बकीय होता है। विद्युत चुम्बकीय जो होता है ये कैसा होता है? अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। अस्थाई और अस्थाई ये दोनों होता है या तो फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुम्बकीय जो होता है ये कैसा होता है? ये अस्थाई होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 8 का देखेंगे, उसके बाद 9 का, 10th, 11th, उसके बाद 12, ऐसे करके 12 तक हम लोग जाएंगे।